हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हाँ, तो मर्डर क्या होता है, कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़, ये सब आपको पता होगा क्योंकि ये बात हम अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि आपने वो वीडियो नहीं देखी। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, क्लिक कीजिए और चाहिए वो वीडियो देख के आइए। हाँ जी, देख ली वीडियो, आ गया समझ कि क्या होता है मर्डर, किसे बोलते हैं और कैसे वो कल्पेबल होमोसाइड से अलग है, क्या क्या पनिशमेंट होती है दोनों की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब मर्डर ही कल्पेबल होमोसाइड बन जाता है, यानी कि कब कोई ऐसा एक्ट जो मर्डर के सारे एलिमेंट्स को फुलफिल कर रहा होता है लेकिन फिर भी हम उसे कल्पेबल होमोसाइड की कैटेगरी में डाल देते हैं और एक्ट करने वाले को मर्डर की सज़ा की बजाय कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट मिलती है। चलिए मान लेते हैं कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब ऐसी 5 कंडीशंस हैं जब ए को इस मर्डर के लिए मर्डर की नहीं बल्कि कल्पेबल होमोसाइड की सज़ा मिलेगी। उसमें पहली कंडीशन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इसका मतलब होता है एकदम से किसी को प्रोवोक कर देना जिसकी वजह से वो अपना आपा खो बैठा और उस आपा खो बैठने में उसने वो एक्ट किया जिससे सामने वाले का मर्डर हो गया। इसमें आपने एक केस सुना होगा, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर ये केस नहीं सुना तो इस केस पे बेस्ड जो मूवी है वो तो ज़रूर ही देखी होगी, वो है रुस्तम मूवी। उसमें आपने देखा था अक्षय कुमार ने जो रोल प्ले किया था उसमें उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके, यानी कि एकदम से गुस्से में आके किसी का मर्डर कर दिया था। तो ऐसे केस में अगर कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके किसी की हत्या कर देता है तो उसे मर्डर की कैटेगरी में ना डाल के कल्पेबल होमोसाइड की कैटेगरी में डाला जाएगा, भले ही वो हत्या ऐसी हो जिससे ऐसा हो कि 99.9% सामने वाले की मौत होनी ही होनी थी। तब भी इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रोवोकेशन है वो ग्रेव, सडन और डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट से मेरा मतलब है कि जिसने प्रोवोक किया है उसी की हत्या होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रोवोक मैंने किया जाके मेरे बजाय किसी और का मर्डर कर दिया। यानी कि मान लीजिए ए और बी की लड़ाई हो रही है, ए ने बी को प्रोवोक किया और बी ने जाके ए के बेटे का मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। और जो एक्ट होना चाहिए, जो मर्डर किया है उसने, वो सडन होना चाहिए। ये नहीं कि आज उसने प्रोवोक किया, घर जाके 2-4 घंटे बाद आके उसका मर्डर कर रहा है। अब ये बात ध्यान रखना कि वो जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है वो इन 3 कैटेगरी में ना आए। यानी कि फर्स्टली वो वॉलंटरली ना हो, यानी कि आप खुद गए किसी के पास, उसे छेड़ा, जब उसने पलट में आपको कुछ कहा तो आप प्रोवोक हो गए और उसका मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। सेकंड इज पुलिस ऑफिसर, मतलब कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर, मतलब कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी ड्यूटी का लॉफुल डिस्चार्ज कर रहा है और उस चक्कर में उसने आपके ऊपर हाथ उठा दिया तो आप भड़क गए, गुस्से में आ गए और उसका मर्डर कर दिया, तो तब भी आपको मर्डर की ही सजा मिलेगी, कल्पेबल होमोसाइड की नहीं मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई आदमी आपके ऊपर अपना राइट प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा है, आप उसको छेड़ रहे हैं या आप उसको मारने जा रहे हैं और पलट में उसने आपको मार दिया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज किया है, अब आप भड़क के अच्छा मेरे पे प्राइवेट डिफेंस, मेरे पे हाथ लगाया और उसमें आपने उसे मार दिया, तो उसमें भी आपको मर्डर की सज़ा मिलेगी, कल्पेबल होमोसाइड की नहीं। हमारी दूसरी कंडीशन है जिसमें कि मर्डर को कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा, वो है प्राइवेट डिफेंस। जब आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हैं किसी के ऊपर और उससे उस सामने वाले की हत्या हो जाती है तो उसे मर्डर ना मान के कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगर आप एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपना उसी पोर्शन में यूज़ किया है जितना लॉ आपको अलाउ करता है, तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने वो एक्सेस यूज़ कर लिया तो ज़रूर सज़ा मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर सामने से एक बंदा आ रहा है डंडा लेके कि आज तो तेरा सर फोड़ दूंगा, आप घबरा गए, अरे आज तो मेरे सर पे डंडा मार देगा ये, आपने जेब में से बंदूक निकाली और शूट कर दिया उसे, और वो वहीं मर गया। तो इस केस में आपने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सेस में यूज़ किया है। हाँ, अगर आप भी कोई डंडा उठा लेते, उसे मारते उस डंडे से, तब तो वो इक्वल माना जाता। लेकिन अब जो आपने उसे एक्सेस में यूज़ कर लिया तो उसके लिए आपको कल्पेबल होमोसाइड की सज़ा मिलेगी।
तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है पब्लिक सर्वेंट और एडिंग पब्लिक सर्वेंट। यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट लॉफुल डिस्चार्ज कर रहा है अपनी ड्यूटी का और उस लॉफुल डिस्चार्ज करते हुए किसी की हत्या हो जाती है तो उसे मर्डर की सज़ा ना देके कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा दी जाएगी। या फिर कोई नॉर्मल इंसान, कोई नॉर्मल आदमी किसी पब्लिक सर्वेंट की हेल्प कर रहा है और उस चक्कर में किसी की हत्या हो जाती है तो उसे मर्डर की सज़ा ना देके कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा दी जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए भीड़ लगी हुई है, पुलिस को उस भीड़ को हटाना है। अब पुलिस ने डंडे मारने चालू करे, भीड़ नहीं हटी, फिर पुलिस ने और ज़्यादा फोर्स करी और ऐसी फोर्स यूज़ करने में किसी एक आदमी की हत्या हो गई। तो अब जो हत्या हुई है उस पुलिस ऑफिसर को मर्डर की सज़ा नहीं मिलेगी बल्कि कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा मिलेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सडन फाइट इन हीट एंड पैशन। मतलब कि एग्जाम्पल से समझेंगे। आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक लग गया बहुत लंबा, अब जैम लगा हुआ है, सामने आपने देखा रोड रेज की घटना चल रही है, एक गाड़ी वाला दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, उधर से वो उसको उल्टा सीधा बोल रहा है। लड़ाई इतनी बढ़ गई, दोनों गाड़ी से बाहर निकले और बात हाथापाई पे उतर आई। ऐसा होते होते बात इतनी बिगड़ गई कि एक ने दूसरे की हत्या कर दी। यही होता है हमारा सडन फाइट इन हीट एंड पैशन। यानी कि गर्मा गर्मी इतनी हो गई, एकदम से ऐसी लड़ाई हो गई जिस वजह से सामने वाले ने दूसरे की हत्या कर दी। तो इस केस में उसे मर्डर की सज़ा ना देके कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि गलती इसमें दोनों पक्ष की हो सकती है। हाँ जी, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसेंट, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। यानी कि अगर आपने किसी काम के लिए अपनी सहमति खुद दी है तो उसके लिए बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते कि इस काम से मुझे इंजरी हो गई। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप कार रेस देखने गए। अब कार रेस देखने गए, आप फ्रंट सीट पे जाके बैठ गए। रेस के दौरान एक कार का एक्सीडेंट हुआ और उस कार का कुछ पार्ट उड़ के आप ही के ऊपर लग गया। क्या आप उस कार रेसिंग कंपनी पे केस कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, क्योंकि टिकट खरीदते वक्त आपने अपनी कंसेंट दे दी थी। आपको पता था कि कार रेस देखने जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, उस एक्सीडेंट से आपको चोट भी लग सकती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एक बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग मैच करने गए, आपके सामने वाले अपोनेंट ने आपको घुमा के घूसा मारा और आप वहीं पे लेट गए, तो क्या इस केस में आप सामने वाले अपने अपोनेंट पे केस करेंगे? बिल्कुल नहीं। भाई मैच ही खेलने मत जाते ना। इसी को कहते हैं कंसेंट। आप अपने दोस्त के पास गए, उससे बोला मेरे गाल पे एक चाटा मार दे, आपके दोस्त ने आपके खींच के चाटा मार दिया। क्या आप बाद में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि तूने मेरे गाल पे चाटा मारा? अरे भाई, आपने ही बोला था, आपने ही कंसेंट दी थी अपनी। तो इसे हम कंसेंट बोलते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये मर्डर के केस में अप्लाई नहीं होता। बाकी चीज़ों में तो आपको पूरी छूट मिल जाती है कंसेंट देने के बाद। यानी कि अगर हर्ट हुआ, किसी ने हर्ट किया लेकिन आपकी कंसेंट थी, तो सामने वाले को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मर्डर का केस है, अगर आपने किसी को बोला कि हाँ भाई मेरे को जान से मार दे और उसने आपको मार दिया, तो सामने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, उसको मर्डर की सज़ा नहीं मिलेगी बल्कि कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा मिल जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसका आंसर करूँगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मैं फ्यूचर में भी ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।